यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार और लेखक देवमणि पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत को लेकर हाजिर हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को बहुत समृद्ध किया है और अभी भी कर रहे हैं। मंच संचालन में कह सकते हैं कि महारत हासिल है। इसके साथ साथ आपने इनके लिखे हुए गीतों को सुना भी है। किस फिल्म में कौन सा गीत लिखा है हम नहीं बताएंगे, बल्कि जब हमारे साथ खुद गीतकार बैठे हों तो हम उन्हीं से पूछेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दें। सिने गीतकार और सिने जगत के शब्द शिल्पी, इन दो पुस्तकों के माध्यम से सिने जगत की काफ़ी जानकारियां इनके पास है, बहुत अनुभव है। और तमाम गीतकार जिनके गीतों को आपने गुनगुनाया है, सुना है, मनोरंजन किया है, खुश हुए हैं, दुखी हुए हैं, उन सब गीतकार के साथ आपने जो समय गुजारा है, उन यादों को भी हम इस समय साझा करेंगे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के हमारे अतिथि हैं देवमणि पांडे जी, और इनकी साहित्यिक यात्रा से बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। श्रोता ये जानने के लिए जाहिर है कि उत्सुक होंगे कि यहाँ तक आप पहुँच गए। बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं और कितनी लिखी हैं ये भी आप ही बताइएगा, लेकिन करते हैं शुरुआत से शुरू। जी। देखिए, मेरी कविता की 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जी, और 2 गद्य पुस्तकें हैं, सिने गीतकार और सिने जगत के शब्द शिल्पी। मुंबई में मैं आया तो आते ही सबसे पहला काम ये किया कि मैंने 1984-85 में हिंदी से एमए किया जी, और उसके बाद हिंदी साहित्य का भरपूर अध्ययन किया। उसी समय मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं जी, खास तौर से साहित्य के, संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा में, उनसे मुलाकात की जाए। तो पहला जो मैंने इंटरव्यू किया था वो था कविता कृष्णमूर्ति का। अच्छा। हाँ, एक यहाँ के जो प्रतिष्ठित तब तक शहर में एक ही अखबार था जी। तो उस वक्त कविता कृष्णमूर्ति का गाना बहुत बज रहा था कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और मेरे जो है एक मित्र ने कहा कि यार ये लड़की गाती बहुत अच्छा है और इसका प्यार झुकता नहीं है। मैं एक गीत है तुमसे मिलकर न जाने क्यों, वो भी रेडियो पर बहुत बज रहा था जी। तो मैंने सोचा इस लड़की से मिलना चाहिए। और उस वक्त कविता कृष्णमूर्ति सचमुच 22-24 साल की रही होगी जी। तो हमने मुलाकात की, उसके बारे में लिखा। फिर अखबार ने कहा कि आप अनुराधा पौडवाल से भी बात कर लीजिए, आप तो अच्छा लिखते हैं। फिर उनसे भी बात हो गई जी। उसके बाद जो है किशोर कुमार जी गुजर गए तो उन लोगों ने कहा कि आप किशोर जी के ऊपर एक फीचर लिख दीजिए। तो वो पहला बार था जब मुझे फीचर लिखना था जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ विविध भारती सेवा का जी। कि मैं उनकी लाइब्रेरी में गया और बड़े बड़े एलपी रिकॉर्ड जो होते हैं जी। तो उसमें से किशोर जी के गीतों का चयन किया और उन गीतों के आधार पे फीचर लिखा और वो भी बहुत पसंद किया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लिखा, लोगों ने पसंद किया, अखबार में आप लिखने लगे। तो कविता कृष्णमूर्ति जी से क्या मुलाकात की आपने? हाँ। अच्छा। कविता जी को मैंने जब फोन किया जी तो मैंने कहा कि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ जी, अभी अभी लिखना शुरू किया है। तो कविता हंसने लगी, जो है बोले कि मैं भी इस क्षेत्र में बिल्कुल नई हूँ, मैंने भी अभी भी नया गाना शुरू किया। अच्छा। तो हमने कहा कि आप मुझे कब समय देंगी? तो बोली आप कब आना चाहेंगे? अच्छा। हाँ, तो इस तरह से हमारी बात हुई। तो हमने कहा कि मेरे लिए तो शाम का समय ठीक रहेगा जी। तो उसने कहा कि आप बांद्रा आइए, मैं मौसी के घर पे रहती हूँ। और फिर हम लोग बात करने बैठे तो एकदम 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और उस वक्त कविता बड़ी खुश थी, उसने जो है कुछ साहित्यिक रचनाएं गाई थी, जैसे जयशंकर प्रसाद का एक गीत उसने गाया था। अच्छा। और किसी बड़े शायर की गजल गाई थी। और मुझे याद है कि कविता ने कहा कि मैं इन दोनों उर्दू सीख रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गजल गाने के लिए
उर्दू सीखना जरूरी है। क्या बात है। तो जी। इस बात से ये तो समझ में आता है, हमारे दोस्तों को भी लग रहा होगा और समझ रहे होंगे जी। कि किसी भी मकाम को हासिल करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और हर क्षेत्र में कुछ भी सीखना हो तो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और सीखना चाहिए। जी। तो सबसे पहली बार जब आप मिले कविता जी से तो आपको कैसा लगा? आपने कभी सोचा तो रहा नहीं होगा कि ऐसे मुलाकात हो जाएगी या करना पड़ेगा या करेंगे? नहीं, मैंने सोचा नहीं था जी। बस कविता जी का गीत सुना और मुझे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। तो मैंने जैसे मैंने बताया कि मैं अच्छे लोगों से मिलना चाहता था जी। और उसमें मुझे ये तरीका नजर आया कि अगर मैं अखबार में लिखना शुरू करता हूँ, मतलब इन लोगों के इंटरव्यू, साक्षात्कार वगैरह, तो इसी बहाने मेल मुलाकात हो सकती है। तो कविता जो है अपने स्वभाव से बहुत मिलनसार और बहुत विनम्र लड़की थी। तो दिल खोल के उसने बातें की घर परिवार की जी। और जो है उसके एक सप्ताह बाद मैं किसी काम से गया था लिंकिंग रोड बादरा, तो अचानक सामने पड़ गई तो उसने आवाज भी लगाई, पांडे जी नमस्कार। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब इतनी अच्छी लड़की थी, विनम्र है बहुत। तो हाँ, तो यहाँ एक चीज का मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि कविता जी से तो मेरी शुरुआत हो गई जी। और नवभारत टाइम्स अखबार ने कहा कि आप अनुराधा जी का कर दीजिए। जी। तो अनुराधा जी ने जो है एक बच्चों के लिए अच्छा काम किया है नानावटी अस्पताल में, तो खास तौर से हम आपको चाहते हैं कि उसका जिक्र करें। कविता जी से मुलाकात की जब बात चल रही है देवमणि जी, जी, तो क्यों ना एक गीत उनका सुनते हुए चले हम आगे। हाँ। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जैसे शुरुआत में जो कहा जी। कि जो सबसे पहला गीत मुझे जो है उनका प्रभावित किया, प्यार झुकता नहीं है कि तुमसे मिलकर न जाने क्यों, हाँ, और कर्मा फिल्म का हर कर्म अपना करेंगे। तो ये जो है शुरुआत में मुझे दोनों गीत सबसे पहले पसंद आए और उसके बाद तो जो है उन्होंने जितनी विविधता उनके यहाँ दिखाई पड़ी कविता जी के यहाँ, वो मिस्टर इंडिया तक के गीत हमें जो है ना, जो खास तौर है वो भी बहुत पसंद आए। तो आप हमारे श्रोताओं के रुचि के हिसाब से एक गीत बजा दीजिए। तो हमें लगता है कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हाँ। कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत सुनते हैं। जी। अपना करेंगे ऐ वतन
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो ये गीत हमने सुना और हाँ। दोस्तों हमारे साथ हैं देवमणि पांडे जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। अच्छे कवि हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छा मंच संचालन करते हैं। तो जाहिर है कि शब्द भाव और उसकी जो भी अभिव्यक्ति है, व्याकरण, इन सब में आपकी दक्षता है। तो ये बताइए कि कविता जी से मुलाकात हो गई, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ से और आप कैसे मुंबई आए? मैं तो सुल्तानपुर जिले का हूँ, उत्तर प्रदेश जी। और एक किसान परिवार से हूँ। हमारी जो है प्राथमिक शिक्षा जो है वो पेड़ के नीचे खेलते खुलते खुले में ही, मतलब स्कूल के नाम पे एक ही कमरा था। जब बारिश होती थी जी। तो हम लोग जो है उसमें घुस जाते थे और बीच में एक लकीर खींच देते थे मास्टर जी। तो जो है अंताक्षरी होती थी। तो इस तरह जो है हम बचपन से ही हम लोगों को बहुत सारी कविताएं याद हो गईं और खास तौर से जो संत और भक्त कवियों की रचनाएं हैं बाद में ये सब संचालन के बहुत काम आई। फिर हमने जो है
फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय है जी। वहां से बीए और संस्कृत में एमए किया और फिर यहाँ चला आया मुंबई शहर। तो मुंबई में आते ही 84-85 में मैंने हिंदी से एमए कर लिया और उसके बाद फिर लिखने पढ़ने का एक शौक पैदा हो गया। शौक पैदा हो गया। हाँ। तो आपका जो अपना व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं, रोजगार में रहे कि नौकरी में रहे, व्यापार किया, आपने क्या किया? मैं जो है यहाँ हिंदी से एमए इसलिए किया कि उस समय जो है हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी की रिक्तियां निकलती थी। तो एक केंद्रीय सरकार के कार्यालय में पहले मैं बतौर हिंदी अनुवादक गया, राजभाषा अनुवादक। हाँ, बाद में फिर जो है हिंदी अधिकारी की पद पर जो है हो गया। तो मैं जो है फिर पूरा जो सेवा काल होता है जी जी, तो मैं वहीं रहा। मैंने जो है और कहीं जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये मैं चाहता था कि मुझे जो लिखने पढ़ने का मेरा शौक है जी, वो शौक पूरा होता रहे। तो इस तरह से जो है केंद्र सरकार में कुछ अपनी आज़ादियां भी होती हैं जी जी, और जो है ये एक अपनी अच्छी लाइब्रेरी थी जहां से साहित्य का पढ़ना भी अपना जो है जारी था। तो इस तरह से शौक के कारण अपना अखबारों में पत्रिकाओं में लिखना पढ़ना शुरू हो गया। और एक बात है कि हमारे पास भी आसपास कहीं ना कहीं लाइब्रेरी होती है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। लेकिन आपने किया क्योंकि आपको आगे बढ़ना था और आपको अपनी लेखनी को और प्रबल करना था। जी। कविताएं लिखने की अगर हम बात करें तो आप किस तरीके की कविताओं से आपने शुरू किया? मैंने शुरू में जो है ना जी, आदुकांत कविता लिखना शुरू किया। तो मैं एक बार पंडित प्रदीप से मिलने गया। जी। आए मेरे वतन के लोगों जैसा अमर गीत लिखने वाले। जी जी। तो पंडित जी के टेबल पे एक अखबार रखा हुआ था, उत्तर दर्शन नाम का पाक्षिक। तो उसमें मेरी एक कविता छपी हुई थी, मेरा नीचे नाम था। तो उन्होंने कहा, दिखाया मुझे, ये तुम्हारी कविता है? हमने कहा हाँ जी। तो वो कुछ इस तरह की थी कि सड़क से सागर तक तन्हाई में लिपटा हुआ शहर तीखे शोरगुल में डूबता उतराता है। भीड़ में रोज छिल जाते हैं कंधे, राह चलते अनायास निगाहें टकराती हैं और उगाते हैं उपेक्षा के अनगिनत कांटे। आखिर कभी तो उतरेगा अजनबीपन का केचुल और मन में जागेगी उम्मीद कि ये समुद्र मेरा है या सड़क मेरी है या भीड़ मेरी है और भीड़ की हर आंख में उभरता अक्स मेरा है। क्या बात है। तो पंडित प्रदीप ने कहा, ये कविता तुम्हारी है? हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा, देखो इस तरह से तुम आदुकांत कविता लिखोगे तो तुमको सिर्फ बुद्धिजीवी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। अच्छा। हाँ, और अगर तुम छंद में लिखोगे तो तुमको दौलत, शोहरत, प्रतिष्ठा तीनों चीजें मिलेंगी। तीनों चीज मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि मुझे प्रदीप जी छंद लिखना नहीं आता। तो प्रदीप जी ने कहा कि छंद हर आदमी के दिल में होता है, तो उस लय को तुम पकड़ने की कोशिश करो। तो पहले 4-4 लाइन की कविताएं लिखो, मुझे बताओ, और फिर धीरे धीरे जो है जो मन कहे गीत और गजल की तरफ आ जाओ। तो मैंने जो पहले 4 लाइन लिखी थी उनको बताया था, वो है कि गमज़दा आंखों का पानी एक है और जख्मों की निशानी एक है। गमज़दा आंखों का पानी एक है। गमज़दा आंखों का पानी एक है और जख्मों की निशानी एक है। हम दिलों की दास्तां किससे कहें, आपकी मेरी कहानी एक है। क्या बात है। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, बस इसी को आप जारी रखिए। तो कुछ ऐसा था कि हमारी जो है पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगर मैं 20 दिन फोन न करूं तो 21वें दिन पंडित प्रदीप जी का फोन आ जाता था। अच्छा। और बोलते थे कि बहुत दिन हो गए तुम घर नहीं आए। अच्छा। तो वो जब तक जिंदा थे हर महीने जो है उनके घर मेरा आना जाता रहा। तो इस तरह से एक प्रकार से मैं कहूं तो मेरे काव्य गुरु वो थे कि जिन्होंने मुझे छंद में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने गीत भी लिखे, गजल भी लिखी और सिनेमा में भी गीत रिकॉर्ड हुए। इसकी बात हम जरूर करेंगे, आपके सिनेमा के गीत की भी बात और आपकी और कविताओं की बात करेंगे जो छंदबद्ध रही।
लेकिन सबसे पहले आपके काव्य गुरु जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका एक गीत सुनना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी जरूर इंतजार कर रहे होंगे जब आप इतनी बात चल रही है शैलेंद्र जी की, तो आप उनका कौन सा गीत यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहेंगे? देखिए, प्रदीप जी का जो अमर गीत है अगर वही सुनवा दें, मेरे वतन के लोगों। क्या बात है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुर था कोई मद्रासी, कोई गुर था कोई मद्रासी।
जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों, कवि प्रदीप जी का ये अमर गीत हमने सुना। और क्यों सुना? क्योंकि भाई उनके काव्य शिष्य हमारे साथ हैं देवमणि पांडे जी, जिन्होंने उनके कहने पर शुरुआत की, उनके बहुत करीब रहे प्रदीप जी के। तो देवमणि जी, अब ये जानना चाहते हैं कि कवि प्रदीप जी की शख्सियत में आपको और क्या क्या खासियत लगती थी, क्या अच्छा लगता था? सबसे पहली बात तो खैर आपको यही बहुत अच्छा लगा होगा कि उन्होंने आपकी कविता को पढ़ा, सराहा, फिर उससे बाद आपको एक तरह से निर्देश दिया, या यूं कहें कि गाइड किया, जी जी। है ना कहीं एक दिशा दी। तो जिस तरह से दिशा दी और किस किस तरह से उन्होंने आपको परिष्कृत किया, मांझा कहना चाहिए। जी देखिए, उनकी जो बेटी है मितुल प्रदीप, जी तो दूरदर्शन में मेरा कविता पाठ का प्रोग्राम था, जी। तो संचालन के लिए उनको बुलाया था। तो मितुल जी ने अपना नंबर दिया, मेरा भी नंबर लिया, उनको अच्छी लगी कविताएं जी। और कुछ दिन बाद मेरे पास एक महान एशिया का पत्रिका थी, उसका प्रस्ताव आया कि मैं पंडित प्रदीप का बातचीत कर लूं उनसे। तो मैंने साक्षात्कार लूं। हाँ, साक्षात्कार लूं। तो मैंने फोन किया उनके, तब तो लैंडलाइन का जमाना था। जी जी। तो मितुल जी ने उठाया। तो मैंने कहा कि मुझे जो है बात करना है आपके बाबूजी से। तो उन्होंने कहा कि मैं बुलाती हूँ, आप उन्हीं से समय लीजिए। और मितुल जी ने मुझे एक बात कही, बोले एक पत्रकार आए थे अभी, तो उन्होंने एक ऐसा सवाल कर लिया कि बाबूजी आग बबूला हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई सवाल मत कीजिएगा कि जो उनको नाराज हो जाएं, क्योंकि बाबूजी को गुस्सा बहुत आता है, एकदम आग हैं। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो वो फोन पे आए जी, तो मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा कि सुबह, दोपहर, शाम जो भी समय आपको अच्छा लगता है आप वो समय बताइए, मैं उसी समय आपसे मिलने के लिए आऊंगा, बात करूंगा। तो प्रदीप जी ने कहा कि मुझे सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रिय है, तो 9:30 से 10:20 के बीच में तुम आ जाओ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके यहाँ गया, तो दूसरे दिन सुबह पहुंच गया उनके यहाँ। तो उन्होंने हंसते हुए बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और जो है जब हम बैठे बातचीत करने के लिए, तो मैंने कहा कि प्रदीप जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा। आप मुझे पूरी अपनी
कहानी बता दीजिए कि आपकी अब तक की गीत लेखन की यात्रा कैसी रही है। जी। और अगर ये कहानी पूरा होने के बाद अगर कोई चीज बचती है तब मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। तो प्रदीप जी बड़ा खुश हुए जी। कि शायद उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला कि जो चुपचाप बैठ के सुनना चाहता है। तो मैं 1 घंटे चुपचाप बैठा रहा और प्रदीप जी जो है वो बोलते रहे। क्या बात है। कि कैसे इलाहाबाद में समस्या पूर्तियों से उनके कविता लेखन की शुरुआत हुई, कैसे लखनऊ में उन्होंने अपना जो है ग्रेजुएशन किया और कैसे जो है एक संयोग बस मथुरा से घूमते हुए जो है गुजरात पहुंच गए एक राहुल जी के साथ, अजनबी के साथ समझिए, छुट्टियां थी। और कैसे फिर उनके राहुल जी के रिश्तेदार बीमार पड़े तो मलाड आ गए। अच्छा। और मलाड में फिर उन्होंने अपने मोहल्ले में 50 लोगों के साथ में गीत सुनाया और उसमें जो है एक उनका मैनेजर देविका रानी का, और उसने जाके देविका रानी से तारीफ कर दी कि बहुत अच्छे गीतकार आए हैं हमारे मोहल्ले में। और देविका रानी ने कहा भी गाड़ी लेके जाओ और उनको लेके आओ। और कैसे 200 रुपए महीने पे प्रदीप जी की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत हो गई। तो ये जो कहानी थी, तो एक जो इंटरव्यू देने की, साक्षात्कार देने की जो कला होती है वो प्रदीप जी में अद्भुत थी। दूसरे लोग सोच सकते हैं कि हम उसी बात को बार बार क्या दोहराएं, लेकिन वो इतना मन लगा के अपनी कहानी बताते थे। और बीच बीच में कि जो है जो सवाल होते हैं वो जवाब रख देते थे कि आप सवाल उसमें डाल दीजिए। जैसे हम पूछ सकते हैं एक सवाल कि इसने गीतकार की क्या हैसियत होती है, तो हमने जो है उनसे पूछा नहीं, लेकिन बिना पूछे उन्होंने कहा बता दिया कि एक जो सिने गीतकार होता है वो जो है निर्माता निर्देशक का मजदूर होता है। अच्छा। उनकी मांग पर उसे गीत नाम का फर्नीचर गढ़ना पड़ता है। वो फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि जो उनके ड्राइंग रूम में फिट हो और उसकी शोभा बढ़ाए। क्या बात है। तो ये बिना पूछे उन्होंने ये परिभाषा दे दी गीतकार और हाँ, तो इस तरह मतलब एक अच्छे गीतकार से क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं बिना सवाल पूछे उन्होंने सबके जवाब दे दिए। और जो है जब वो इंटरव्यू छपा तो मैंने इस तरह के सारे सवाल उसमें डाल दिए जो सवाल हमने नहीं पूछे थे। तो वो पत्रिका के 4 पेज में इतना सुंदर छपा। तो उनसे जो बातचीत करने में उनको आनंद आया था कि देवमणि पांडे एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको सुनने का धीरज है, वो कहीं भी क्रॉस नहीं करता। तो ये चीज उनको अच्छी लगी और पहली मुलाकात में ही, मुझसे उम्र में तो बहुत बड़े थे बिल्कुल, लेकिन वो दोस्ती हो गई, एक दोस्ताना लहजा कि वो जब फोन करते थे मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरी बीबी से पूरा हाल पूछते थे, रमा बेन कैसी हो, क्या है। तो मतलब एक पारिवारिक रिश्ता जो है उनके साथ में एकदम मेरा रहा। क्या बात है। उनके बहाने जी हम लोगों ने बहुत सारी बातें समझ ली, सुन ली, हमारे श्रोताओं ने भी सुना। आपके माध्यम से जी कवि प्रदीप जी के बारे में भी बहुत सारी चीजें हमें पता चली, काफी रोचक है, अच्छा लगा सुनकर। अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला।
हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। वो मैं जो है लिखता था जी और उनको सुनाता था। जैसा उन्होंने कहा था कि हमारे भीतर एक लय होती है, जी तो जो है उस लय के आधार पे मैंने जो है वो गीत और गजल लिखे। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जो है आवाज वगैरह अच्छी है, अच्छा बोलते हो, जी तुम्हें जो है मंच पे जाना चाहिए। तो मैंने कहा मंच पे तो हाथ से कभी छाए हुए हैं। अच्छा तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए गोपाल दास नीरज हैं, जी नीरज जी जो है 4 लाइन का एक मुक्तक सुना देते हैं तो ताली बज जाती है। जी तो तुम बहुत ज्यादा प्रोग्राम ना करो, ठीक है, लेकिन जो है ये इस तरह से कुछ चीजें ऐसी लेकर के जाओ कि लोगों को जिसमें अच्छा लगे, जी छंद में जो है चीजों को सुनना अच्छा लगता है। तो मैं गया इस तरह की चीजें लेकर के और लोगों ने मुझे सुना। और कई बार ऐसा हुआ कि हास्य कवियों के साथ में मैं रहा हूँ, लेकिन मेरी जो है चीजों को ये लोगों ने सुना। खास तौर से जो शायरी है, गजल है, वो लोगों को दिल के बहुत करीब लगती है। वो शायरी और गजल भी कर लेते हैं आप। जी जी जी, क्या जी। बात है। सही बात है। तो यहाँ पर आपकी एक गजल, कविता, शायरी जो भी आप सुनाना चाहें, सुनना चाहेंगे हम। जी 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 कभी रातों में वो जागे, कभी बेजार हो जाए, कभी रातों में वो जागे, कभी बेजार हो जाए, दुआएं कर रहा हूं मैं, उसे भी प्यार हो जाए। क्या बात है। कभी रातों में वो जागे, कभी बेजार हो जाए, दुआएं कर रहा हूं मैं, उसे भी प्यार हो जाए। मेरे मालिक मुझे दे दे मोहब्बत में कशिश ऐसी, मेरे मालिक मुझे दे दे मोहब्बत में कशिश ऐसी, ज़बां से कुछ नहीं बोलूं मगर इजहार हो जाए। वाह वाह वाह, क्या मेरे मालिक मुझे दे दे मोहब्बत में कशिश ऐसी, ज़बां से कुछ नहीं बोलूं मगर इजहार हो जाए। कई दिन तक किसी से दूर रहना भी नहीं अच्छा, कई दिन तक किसी से दूर रहना भी नहीं अच्छा, कहीं ऐसा न हो ये फासला दीवार हो जाए। क्या बात है। मोहब्बत हो गई है तो नजर आए निगाहों में, मोहब्बत हो गई है तो नजर आए निगाहों में, करूं जब बंद आंखें में तेरा दीदार हो जाए। क्या बात है। तो रेणु जी इस तरह के जो है चीजें मैं सुनाता था जी और जो जनता है, हाँ। दर्शक हैं, हाँ। वो सुनते थे कि तालियां कहीं बजाते हाँ थे। कहीं न कहीं सबके दिलों में कहीं न कहीं मोहब्बत की खुशबू होती है जी। और भी कोई चीज है, अच्छी बात हो तो लोग उसको सुनते हैं, एप्रिसिएट करते हैं। जी तो बिल्कुल। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि मुझे जो है फिर मंच से पैसा भी मिला, शोहरत भी मिले, पूरे देश में जी हर जगह बुलाया गया। और 2012 में मुझे ताशकंद में भी एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के संचालन के बुलाया गया। क्या बात है। और जो है कुछ सीरियल, कुछ सिनेमा में गीत भी रिकॉर्ड हुए। जी घर से भी दौलत शोहरत प्रतिष्ठा मिली। तो प्रदीप जी की बात बिल्कुल सच थी। जी, यानी कि जब छंदबद्ध आप लिखेंगे जी। तब आपको शोहरत, दौलत, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी। जी। और वो मिली आपको। जी। चलिए, फिल्मों की बात चल रही है तो कौन सा गीत आपने लिखा, कौन कौन सा उसमें- गीत आपने लिखा? जी उसमें जो है पहली फिल्म मेरी थी कहाँ हो तुम। जी उसमें जो है इला और उनकी बेटी को लॉन्च किया गया था। जी जी तो उसमें मेरे पास जब हमारे एक मित्र के जरिए उसका प्रस्ताव आया जी तो उन्होंने कहा कि इसके जो संगीतकार हैं रजत ढोलकिया,
प्यार से उनको जुक्कू लोग बोलते थे। जी। तो बोलो जुक्कू जी ने जो है बड़ी टेढ़ी ट्यून बना दी है अच्छा। और 4-5 गीतकार लिख नहीं पाए, अच्छा। तो आप लिख देंगे। तो ये मित्र थे मेरे हृदय लानी, जिन्होंने फिल्म सरफरोश के डायलॉग के लिए जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जी जी जी। तो बोले कि पांडे जी मुझे भरोसा है कि आप लिख देंगे। तो जब मैं, उनके विजय कुमार नाम के निर्देशक थे, तो उन्होंने कहा कि जब 99 में बुलावा आया तो उन्होंने फोन पे मुझसे कहा कि पांडे जी आपकी कोई फिल्म रिलीज हुई है? मैंने कहा नहीं। बोले कोई एल्बम में गीत रिकॉर्ड हुआ है? मैंने कहा अभी तो नहीं। तो बोले लेकिन आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिख देंगे जी। तो एक काम कीजिए कि हमारे 3 जो है हीरो हैं, जो है शर्मन जोशी, सोनू सूद और समीर सोनी, ये तीनों पिकनिक के लिए पहाड़ पे जाते हैं और गाना शुरू होने से पहले कोई शायरी बोलते हैं। अच्छा। तो खूबसूरत पहाड़ की वादियों में, तो रास्ते में आप सोच के आइए कि जो है कौन सी शायरी बोलेंगे। सिचुएशन बता दी। हाँ उन्होंने जी। तो मैं जो है उनके ऑफिस में जाते समय रास्ते में फिर मैंने जो है सोचा और लिखा कि एक धनक सी सजी है ये वादी, एक खुशबू सी है हवाओं में, धूप पर्वत पे यूं उतरती है जैसे घुंघरू बंधे हो पाँव में। क्या बात है, वाह। तो 2 टुकड़े मैंने और लिखे कि उजले बादल का काफिला अक्सर नीले अंबर में यूं गुजरता है, जैसे नींदों की गहरी वादी में ख्वाब पलकों पे कोई बुनता है। क्या बात है। रंग बिखरे हुए हैं मस्ती के, दिल भी ऐसे में गुनगुनाए तो, काश इन वादियों में हमको भी ख्वाब कुदरत नया दिखाए तो विजय कुमार जी ने कहा कि पांडे जी हमने तो जो है ये जानकारी के लिए कि आप कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ले लिया जी। लेकिन आपने जो है इतना अच्छा लिख दिया है तीनों पीस, तो हम ये गाने में तीनों का इस्तेमाल करेंगे। और फिर उन्होंने राज जुत्सी की आवाज में गाने में किया। तो हुआ ये कि दूसरे दिन हमारी मीटिंग हुई संगीतकार रजत ढोलकिया से। धारावी फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है जी जी। तो अब जिस गीत को 5 लोग नहीं लिख पाए तो मैंने कहा कि रजत भाई आप बताइए क्या ट्यून है। तो चाय पीते पीते जी उन्होंने एक आलाप लिया और शुरू कर दिया, ना 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 ना, मतलब जितनी देर उनकी सांस चलती रही वो ना 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 करते रहे। अच्छा। अब इसमें आदमी को क्या समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक चालाकी की, तो हमने कहा कि रजत भाई आप ऐसा कीजिए कि पहली लाइन जहाँ समाप्त होती है आप वहीं पर रुक जाइए। तो उन्होंने शुरू किया अपना ना 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 ना, फिर रुक गए। तो हमने कहा कि सपनों की वादी में रंग नया भरता है। तो गुनगुना के बोले कि बिल्कुल सही है, दूसरी लाइन बताओ। तो हमने कहा सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आंखों से दिल में मेरे कोई यूं उतरता है। तो बोले कि बिल्कुल सही है, 6 लाइनें चाहिए। अच्छा। तो मैंने 6 लाइन लिखा। उन्होंने क्या किया था कि रैप की स्टाइल में जी 3 दोस्त थे, 2-2 लाइन गाना था, तो उन्होंने 6 लाइन का मुखड़ा बना दिया। आमतौर पे मुखड़ा होता है 2 लाइन का। जी हाँ बिल्कुल। कि तुमको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, मुखड़ा हो गया। बिल्कुल। तो 6 लाइन का मुखड़ा जो है, अब वो जिस तरह से ट्यून सुनाते थे तो कोई गीतकार पकड़ नहीं पा रहा था। सही बात। तो वो मैंने पकड़ लिया। तो वो उनका जो मुखड़ा था वो पूरा हो गया। हाँ, कि सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आंखों से दिल में मेरे कोई यूं उतरता है, जोश है जवानी है शाम ये सुहानी है, आज अपनी आंखों में फिर नई कहानी है, साथ साथ रहते हैं धूप छांव सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ अपनी जिंदगानी है। क्या बात है। तो शंकर शान दोस्तों के लिए हो गया। अब इतना बड़ा मुखड़ा और शंकर शान के की आवाज में रिकॉर्ड हुआ जी। तो अच्छा। दिसंबर 1999 में इस तरह से जो है ना, ये मेरी एक शुरुआत हो गई। उसमें मतलब कहाँ हो तुम फिल्म में, और उसमें उन्होंने और भी गीत लिखाए। इनमें एक गीत बड़ा पसंद किया गया था जी। सुनीत चौहान की आवाज में, छलका है मौसम का जादू, दिल पे नशा छा रहा है, रोशनी हो गई है मुलायम, कोई याद यूं आ रहा है। क्या बात है। तो ये जो है गाना काफी पसंद भी किया गया, मतलब सभी गाने।
रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियां आज एक धार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। तो इस तरह से जहां पर कि लोग हथियार डाल देते हैं, वहां पर देवमणि पांडे जी आपने अपना सिक्का जमा लिया। और जाहिर है कि एक सीखने की जो ललक होती है या मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, शायद वो आपको आ गया बखूबी और आप फिर जम गए यहाँ पर। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु बहुत अच्छे आपको मिल गए थे? नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ जी कि गुरु बहुत अच्छे मिल गए थे प्रदीप जी, कि जो ये बताते थे कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जी। और जो है उन्होंने मुझे कहा था एक बहुत अच्छी बात, बोले कि आप जो है रेडियो पे गाने सुनते रहिए। अच्छा। और कभी कभी दूसरी भाषाओं के गाने भी सुनिए। अच्छा। हाँ, बोले कि मराठी गुजराती हो तो वो जो अच्छी ट्यून होती है वो किसी भी भाषा में हो तो वो हमारे दिलो दिमाग को समृद्ध करती है। तो ये तो इस तरह उनकी बात मान करके कभी कभी मैं दूसरी भाषाओं के भी गाने सुनता था। तो उसमें उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया। क्या? तो बोले कि इन्होंने एक फिल्म में बुलाया गाना लिखने के लिए सचिन देव बर्मन ने। तो आमतौर पे उस जमाने में होता था कि पंडित प्रदीप से कहा जाता था कि वो जो गाना आपने लिखा है उसको थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए। जी। तो वो थोड़ा सा गुनगुना देते थे। तो जो है उन्होंने गाना सुनाया कि ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल। तो जब उन्होंने गुनगुना के सुनाया तो एस.डी. बर्मन सोच में पड़ गए। बोले ये ट्यून कहीं सुनी हुई लग रही है और जो है आप बताइए जो है कैसा। वो बहुत हैरत में पड़ गए कि ये ट्यून जो है बहुत सुनी हुई लग रही है जी। और ये हिंदी के गीतकार ने कैसे जो है इस ट्यून पे लिख दिया। तो वो काफी याद करने भी उनको याद नहीं आया। तो प्रदीप जी ने उनसे कहा कि एक दिन मैं बांग्ला रेडियो सुन रहा था। अच्छा। और आपका ये जो है बांग्ला एक फिल्म में आपने गाना किया था। हाँ। तो वो बांग्ला वाला गाना सुन करके मैंने ये हिंदी में गीत लिख दिया। मतलब उन्हीं की धुन उनको सुना। हाँ, तो है कि एस.डी. बर्मन साहब तो वो चौंक गए बिल्कुल। हाँ, एस.डी. बर्मन की ही एक बांग्ला गीत की ये ट्यून थी, उसे जो है प्रदीप जी ने हिंदी में सुना दिया और वो चौंक गए जो है। तो प्रदीप जी ने इस तरह कहा कि एक अच्छे गीतकार को ये धुनों पे ध्यान देना चाहिए और अच्छी होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जो है सामने से सिचुएशन मिलती है लिखने के लिए जी। कि ये है जो है इस पे आप गीत लिख लीजिए। तो ऐसे ही मुझे हासिल फिल्म में जब मुझे बुलावा आया तिग्मांशु धुलिया का जी, तो वहाँ पे 4 गीतकार पहले ही थे जी। तो अच्छा, हासिल फिल्म के लिए। हाँ जी। तो जो है ये इसरार अंसारी जो आज कौसर मुनीर हैं, कौसर पांडे नाम से लिखती थी तब, है ना, बीनू महेंद्र सत्यप्रकाश। तो उन्होंने कहा कि मुझे यूपी स्टाइल का एक चाहिए लोकगीत और वो वही लिख सकता है जो उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा गीतकार हो। तो मेरा नाम आया जी। तो मतलब जो है उनका जब बुलावा आया तो उन्होंने कहा कि रास्ते में कुछ सोचते हुए आइए कि मैं आई ही यूपी बिहार लूटने, सेम सिचुएशन वही है। खलनायक के दरबार में एक लड़की जो है गीत सुना रही है। तो मैंने लिखा, रास्ते में लिख दिया। उन्होंने ट्यून नहीं दी, बोले आप खुद लिखिए कि दर्पण ने जाने क्या देखा आज मेरी अंगड़ाई में, छेड़ रहा है मेरा कंगना मुझको ही तन्हाई में। क्या बात है। तो रास्ते में जो है एक अंदरा भी बन गया। जब जब भी मैं घर से निकलूं पायल छम छम बोले,
पल भर भी खामोश रहे ना भेद जिया के खोले, जाने कि ये आंचल ढलके धीमी सी पुरवाई में छेड़ रहा है मेरा कंगना मुझको ही तन्हाई में। क्या बात। तो तिग्मान धुलिया ने कहा गीत यार बहुत अच्छा है, चलिए जो है जतिन ललित से मिलते हैं और रिकॉर्ड करवा देते हैं। तो हम जब गए तो जतिन ललित ने सुना और बहुत संजीदा हो गए। बोले कि तिग्मांशु जी, अगर ये गीत माधुरी दीक्षित पे फिल्माया जाता बहुत अच्छा होता जी, लेकिन आपके यहाँ एक नई लड़की फिल्माया जाना है, तो जो है आप उस हिसाब से थोड़ा सा गीत देखिए कि एक 20-22 साल की लड़की नई है, उस पे क्या होगा गीत। मतलब जो गीत था, हाँ, उसका स्तर काफी ऊंचा था आपके गीत का। उनका कहना था ये जी। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कारण क्या था, लेकिन 4 गीतकार थे, उसमें एक 5वीं एंट्री मेरी हो रही थी जी। तो मैंने जो है, जो उन्होंने कहा कि नई लड़की के हिसाब से 20-22 साल की, तो मैंने उस हिसाब से लिखा कि सांसों में महक गुलाबों की, अंगड़ाई में रस घोल गया, यूं लगा 16वां साल मुझे, हैराम जमाना डोल गया। क्या बात है। तो तिग्मांशु ने पास कर दिया जी। तो उन्होंने कहा कि अभी अंतरे मत लिखिए, जब वो मुखड़ा पास कर दें तो लिखिए। पास कर देंगे तब। जी। तो उन्होंने फिर सुना और फिर जो है मायूस हो गए और बोले कि पांडे जी आप शायरी से बाहर निकलिए। अच्छा। हाँ, तो बोले कि ऐसे गानों में शायरी की जरूरत नहीं है, जो है बिना शायरी का गीत लिखिए आप। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो है रास्ते में तिग्मांशु ने कहा कि पांडे जी ऐसा कीजिए कि आप गाने में नथनी डाल दीजिए। तो आप तो जानती ही हैं कि परंपरा होती थी, पहले नथ उतराई की उसकी कीमत लगती थी। तो मैंने जो है कहा कि कितना कीमत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आज के जमाने में 15-16 लाख तो होनी चाहिए। तो मैंने जो है फिर एक गीत लिखा कि मेरी नथनी 16 लाख की है, ये बात जो बस एक रात की है, तुझको हर रात जगाएगी, मेरी नथनी बहुत सताएगी। तो अब इसमें जो है शायरी नहीं है जी। तो तिग्मांशु ने कहा बढ़िया है यार। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं इसको फाइनल कर देंगे। तो बोले कि चलिए आप बैठिए हमारे ऑफिस में, काफी मंगाते हैं, सोचिए कुछ लिखिए। अच्छा। तो जो है उन्होंने कहा कि 16 लाख हटा के नथनी महंगी वाली कर दीजिए। मेरी नथनी महंगी वाली है, बोले ये एक लाइन हमें चाहिए। तो बोले मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने जो है उस हिसाब से लिखा कि मेरी अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें हीरो के ऊपर पुलिस केस बन जाता है। अच्छा। हासिल फिल्म का जो है हीरो है। हाँ, हीरो है जी जी। तो इसमें जो है पुलिस केस शब्द आ सके तो आप अच्छा ले आइए, अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जो एक जैसा एक यूपी स्टाइल के फोक होते हैं जी, तो मैंने कहा कि चौथा ये जो मुखड़ा है कि जो है मेरी नथनी महंगी वाली है, ऐसी बंदूक निराली है, जो दिल को छलनी कर जाए, कोई आह भरे कोई मर जाए, तो संभल के हाथ लगा सजना, कहीं पुलिस केस ना बन जाए। हाँ, बात है। तो तिग्मांशु ने कहा कि आप जो है वो आप अंतरे भी लिख डालिए, आपका ही गीत रिकॉर्ड होगा जी। और दूसरे दिन हम लोग गए और उन्होंने जैसे ही एंट्री हुई जी, जैसे कहा कि जतिन जी स्टूडियो बुक कीजिए, गीत हो गया। बोले गीत फाइनल हो गया। अच्छा। हाँ, अब जो है आगे इसके सवाल कोई है नहीं, डायरेक्टर ने कह दिया। तो इस तरह से फिर जो है ये चौथा गीत रिकॉर्ड हुआ जी। गर्व के साथ बताता हूँ कि एक बहुत अच्छे संगीतकार जतिन ललित ने मेरा गीत रिकॉर्ड किया जी। बिल्कुल सही बात है। एक बात और है कि आपको खुद इतना प्रयोग करके कहीं ना कहीं अनुभव हासिल होता है जी, और आपको भी खुद लगता है कि एक तरह से कह सकते हैं खुद को परखने का भी मौका मिलता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ जी, है ना। नहीं तो आप उसके बाद अगर हार मान जाते तो फिर कहाँ पता चलता कि इसी विषय पर इसी तरीके की चीज का मैं 4 तरीके से पेश कर सकता हूँ। हाँ। इस भाव में हम 4 तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, कुछ शब्दों का हेर फेर करके, और कहीं ना कहीं दिमागी वर्जिश भी होती है, दिमाग की कसरत भी होती है, हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल होता है। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीतकार और लेखक देवमणि पांडे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
यादों का सिलसिला